नमस्कार। नंदिता एकांकी प्रयागराज से। शहादत हसन मंटो साहब की रियलिस्टिक कुछ कहानियाँ लेकर के हाजिर हुए हैं। तो काफ़ी कहानियों के शब्द कुछ थोड़े से अलग किस्म के हैं, तो इसलिए थोड़ा सा सिलेक्टेड कहानियों को आप लोगों के रूबरू पेश कर रहे हैं। तो चलिए, आज की कहानी का शीर्षक है लाइसेंस। अबू गोजबान बड़ा छैल छबीला था। उसका तांगा घोड़ा भी शहर में नंबर 1 था। वो कभी आम सवारी नहीं बिठाता था। उसके गिने चुने ग्राहक थे, जिससे उसको रोजाना 10-15 रुपए वसूल हो जाते थे, जो उसके लिए पर्याप्त थे। दूसरे जवानों की तरह नशा पानी की उसे लत नहीं थी। साफ सुथरे कपड़े पहनने और हर वक्त बांका बने रहने का उसे बहुत शौक था। जब उसका तांगा सड़क पर घुंघरू बजाता गुजरता तो लोगों की नज़रें उसकी तरफ उड़ जाती। वो बांका अबू जा रहा है, देखो किस ठाठ से जा रहा है, और जरा उसकी पगड़ी तो देखो कैसी आड़ी बांधी है। अबू लोगों के मुंह से ये बातें सुनता तो उसकी गर्दन में एक बड़ा बांका रूप पैदा हो जाता और उसके घोड़े की चाल और भी अधिक पुरकशिश हो जाती। अबू के हाथों ने घोड़े की बागें कुछ इस अंदाज में पकड़ी होती कि मानो उनको पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं। ऐसा लगता है कि घोड़ा इशारों के बिना ही चला जा रहा है। उसको अपने मालिक के हुक्म की ज़रूरत नहीं है। किसी समय तो ऐसा महसूस होता है कि आबू और उसका घोड़ा चन्नी दोनों एक नहीं बल्कि पूरा तांगा एक हस्ती हैं। ये हस्ती आबू के सिवा और कौन हो सकती है। ये सवारियां जिनको आबू मंजूर नहीं करता था, दिल ही दिल में आबू को गालियां देती थी। खुदा करे इसका अभिमान टूटे, इसका तांगा घोड़ा किसी दिन दरिया में जा गिरे। आबू के होंठों पर हल्की हल्की मूंछों की छाव तले एहतियात सी मुस्कुराहट नाचती रहती। उसे देखकर कई कोजवान भी सुलग जाते थे। आबू को देखकर कोजवानों ने इधर उधर से कर्जा लेकर तांगे बनवाए, उनको पीतल के सामान से सुसज्जित किया, लेकिन आबू सी शान उत्पन्न ना हो सकी। उनको वो ग्राहक नसीब ना हो सके जो आबू और उसके तांगे घोड़े की शैदा थे। एक रोज आबू दोपहर में दरख्त की छांव में तांगे पर बैठा ऊँग रहा था, किंतु एक आवाज़ उसके कानों में झंझनाई। आबू ने आंखें खोलकर देखा तो एक स्त्री तांगे की बम के पास खड़ी थी। आबू ने उसे कठिनता से एक नज़र देखा, लेकिन उसकी तीखी जवानी उसके दिल में चुभ गई। ये औरत नहीं, जवान लड़की थी। 16-17 वर्ष की, दुबली पतली मजबूत, रंग सांवला पर चमकीला, कानों में चांदी की छोटी छोटी बालियां, सीधी मांग, सुतवा नाक, उसकी नाक पर छोटा सा तिल, लंबा कुर्ता और नीला लाचा सिर पर दुपट्टा। लड़की ने मधुर आवाज में आबू से पूछा, वीरा टेशन का क्या लोगे? आबू के अधरों पर मुस्कुराहट शरारत अख्तियार कर गई। कुछ नहीं। लड़की के चेहरे पर सवालात में लाली घायल हो गई। क्या लोगे टेशन का? बाबू ने उसको अपनी नज़रों में बसाते हुए कहा, तुझसे क्या लेना है? भाग भरिए, चल आज आजा बैठ जा तांगे में। लड़की ने सहमे हुए हाथों से अपने को ढकते हुए क्या बात करते हो तुम? बाबू मुस्कुराए, चल आ बैठ भी जा, ले देंगे तो तू भी दे देगी। जा, ले लेंगे तो तू भी दे देगी। लड़की ने कुछ देर सोचा, फिर पायदान पर पैर टिकाकर तांगे में बैठ गई। शीघ्रता से चल टेशन, आबू ने मुड़कर कहा। बहुत जल्दी है तुझे सोनिए? हाय हाय, तू तो। लड़की कुछ कांपते बोलते बोलते रुक गई। तांगा चल पड़ा और चलता रहा। काफ़ी सड़कें घोड़े के समूह के नीचे से निकल गई। लड़की घबराई बैठी थी। आबू के होठों पर शरारत भरी मुस्कुराहट नाच रही थी। जब बहुत देर हो गई, लड़की ने भयभीत स्वर में पूछा, टेंशन नहीं आया अभी तक? अबू ने अर्थ भरे अंदाज में जवाब दिया, आ जाएगा। तेरा मेरा टेंशन एक ही तो है। क्या मतलब? अबू ने पलट कर लड़की की तरफ देखा और कहा, अल्लाड़िए, क्या तू इतना नहीं जानती? तेरा मेरा टेंशन एक ही है, इसी समय एक हो गया है। आबू ने तुझको देखा तो तेरी जान की सौगंध, तेरा गुलाम झूठ नहीं बोलता। लड़की ने सिर पर पल्लू ठीक किया। उसकी आंखें स्पष्ट बता रही थी कि वो आबू का आशा समझ चुकी है। उसको चेहरे को देखने से पता चलता था कि आबू की बात का बुरा नहीं माना, मगर वो इस कश्मकश में थी कि दोनों का टेंशन एक हो या ना हो। आबू बाका सजीला है, लेकिन क्या ईमानदार भी है? क्या वो अपना टेंशन छोड़ दे जहाँ उसकी गाड़ी पता नहीं कब की जा चुकी होगी? आबू की आवाज़ ने उसको चौंका दिया। क्या सोचने लगी है ये भागरिए? घोड़ा मस्त खरामी से दुलकी चल रहा था। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। सड़क के आसपास उगे हुए वृक्ष भाग रहे थे, उनकी टहनियाँ झूम रही थी। घुंघरूओं की झरनाहट के अलावा और कोई आवाज़ नहीं थी।
आबू गर्दन मरोड़कर लड़की के सामने हुस्न को दिल में चूम रहा था। कुछ समय बाद उसने घोड़े की बागें जंगले की सलाख के साथ बांध दी और उचक कर पिछली सीट पर लड़की के करीब बैठ गया। वो खामोश रही। आबू ने उसके दोनों हाथ थामे। दे दे अपनी बागें मेरे हाथ में। लड़की ने केवल इतना कहा, छोड़ भी दे, लेकिन वो तुरंत ही आबू के बाजुओं में थी। उसने मजाहत नहीं की। उसका दिल बड़े जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे खुद को छुड़ा कर जाना चाहता हो। आबू हौले हौले प्यार भरे अंदाज में उससे कहने लगा, ये तांगा घोड़ा मुझे अपनी जान से ज़्यादा अजीज है, लेकिन कसम 11वें पीर की ये बेच दूंगा और तेरे लिए सोने के कड़े बनवा दूंगा। खुद फटे पुराने पहनूंगा, तुझे शहजादी बनाकर रखूंगा। सौगंध दौला शरीफ की ज़िंदगी की मेरा ये पहला प्यार है। तू मेरी ना बनी तो मैं तेरे सामने अपना गला काट लूँगा। फिर उस लड़की को अपने से अलग कर लिया। जाने क्या हो गया मुझे, चल तुझे स्टेशन छोड़ाऊँ। लड़की ने हौले से कहा, नहीं, अब मुझे तुम हाथ लगा चुके हो। आबू की गर्दन झुक गई। मुझे क्षमा कर दे, मुझसे गलती हो गई। निभा लोगे इस गलती को? लड़की के अंदाज में चैलेंज था, जैसे किसी ने आबू से कहा हो। ले जाओगे? अपना तांगा दूसरे तांगे से आगे निकाल कर उसका झुका हुआ सिर उठा, नजरें चमक उठी। यह कहकर उसने उसका हाथ पकड़ लिया। आबू अपनी जान दे देगा। लड़की ने हाथ उसकी ओर बढ़ाकर कहा, तो ये है मेरा हाथ। आबू ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया। सौगंध है तेरी, आबू तेरा गुलाम है। अगले दिन ही आबू और उस लड़की का निकाह हो गया। वो जिला गुजरात की मोचन जाति की थी। नाम उसका इनायत यानी नीति था। वो अपने रिश्तेदारों के साथ आई थी। वो स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहे थे। आबू से उसकी भेंट हो गई, जो तुरंत ही मोहब्बत की सारी मंजिलें तय कर गई। दोनों बहुत प्रसन्न थे। आबू ने तागा घोड़ा बेचकर नीति के लिए सोने के कड़े नहीं बनवाए, अभी तो अपने जमा हुए पैसों से उसको सोने की बालियां दे दी। बहुत सारे रेशमी कपड़े भी बनवा दिए। लस लस करते रेशमी लाचे में जब नीति आबू के सामने जाती उसका दिल नाचने लगता। सौगंध पश्तन पाक की, दुनिया में तुझ जैसी सुंदर और कोई नहीं, और सीने से लगा लेता। तू मेरे दिल की रानी है। दोनों अपने में मस्त रहते थे, गाते थे, हंसते थे, घूमा करते थे, एक दूसरे की भलाई लेते। 1 महीना इसी तरह गुजर गया। एक दिन पुलिस ने आकर आबू को गिरफ्तार कर लिया। नीति भी पकड़ी गई। आबू पर अपहरण का मुकदमा चला। नीति पक्के पैरों पर रही, मगर फिर भी आबू को 2 साल की सजा हो गई। रोते रोते केवल उसने इतना कहा, मैं अपने माँ बाप के पास कभी नहीं जाऊंगी, घर बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। आबू ने उसकी पीठ पर थपकी थी, जीती रहे। तांगा घोड़ा दीना को सौंप दिया, उससे किराया वसूल करती रहना। नीति के माँ बाप ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो संग न गई। थक हार कर उन्होंने उसके हाल पर छोड़ दिया। नीति अकेले रहने लगी। दीना उसे शाम को 5 रुपए दे जाता, जो उसके खर्च के लिए पर्याप्त थे। उसके अलावा मुकदमे के दौरान रोजाना 5 रुपए के हिसाब से जो कुछ उसके पास जमा हुआ था वो भी उसके पास मौजूद था। सप्ताह में एक बार आबू और नीति की मुलाकात जेल में होती, जो उन दोनों प्रेमियों के लिए बहुत मुख्तर थी। नीति के पास जो जमा पूंजी थी वो आबू को आशाहश पहुंचाने में खर्च हो गई। आबू ने नीति के बुच्चे कानों को देखकर पूछे, बालिया कहाँ गई? नीति मुस्कुरा दी और संतरी की ओर देखकर आबू ने कहा, गुम हो गई। आबू ने कुछ क्रोध दिखाते हुए कहा, तू मेरा इतना ख्याल ना करा कर, जैसा मैं हूँ वैसा सही हूँ। नीति ने कुछ नहीं कहा। समय पूरा हो गया। वो मुस्कुराती हुई वहां से चल दी, लेकिन घर बहुत रोई। घंटों आंसू बहाए, लेकिन आबू की सेहत बिगड़ गई। इस मुलाकात में वो पहचान न सकी। आबू घुल घुल कर आधा रह गया। नीति सोचती रही कि उसको सदमा खा रहा है। उसकी जुदाई ने ही आबू की ये दशा कर दी, लेकिन उसे ये मालूम न था कि वो दिल का मरीज, ये मर्ज उसे विरसे में मिला है। आबू का बाप आबू से अधिक लंबा चौड़ा जवान था। आबू का बड़ा भाई कड़ियल जवान था, पर ऐन जवानी में उसे इस बीमारी ने घेर लिया। सिर्फ आबू इस हकीकत से गाफिल था। चुनांचे जेल के अस्पताल में जब वो अंतिम सांस ले रहा था, तो उसने अफसोस भरे लहजे में नीति से कहा था, सौगंध दौला शरीफ की, यदि मुझे पता चला मैं इतनी जल्दी मर जाऊंगा तो मैं तुझे कभी अपनी बीवी ना बनाता। मैंने तेरे साथ बहुत जुल्म किया है, मुझे क्षमा कर दे। और देख, मेरी एक निशानी मेरा तागा घोड़ा है, उसका ध्यान रखना और चन्नी बेटे के सिर पर हाथ रखना, फेर कर कहना, आबू ने तुझे ढेर सारा प्यार भेजा है। आबू मर गया। नीति का सब कुछ मर गया, लेकिन वो हौसले वाली औरत थी। वो सदमे को सहन नहीं कर लिया। घर में तनहा पड़ी रहती,
शाम को दीना आता और दम दिलास देता और कहता, कुछ चिंता ना करो भाभी, अल्लाह मियाँ के आगे किसी की पेश नहीं चली। अबू मेरा दोस्त था, मुझसे जो हो सकता है खुदा के आदेश से करूँगा। शुरू शुरू में तो नीति ना समझी, पर जब उसके मातम के दिन पूरे हो गए तो उसने स्पष्ट लफ्ज़ों में नीति से कहा वो उससे शादी कर ले। ये सुनकर नीति के मन में आया कि उसे धक्का देकर निकाल दे, लेकिन इतना ही कहा, भाई मुझे ब्याह नहीं करना है। उस दिन से दीने का रवैया बदल गया। शाम को बिना नागा 5 रुपए दिया करता, वो कभी 4 लाता कभी 3। बहाना ये कि बहुत मंदा है। बाद में 2-3 दिन गायब रहने लगा। बहाना ये कि बीमार था, तांगे का कोई कलपुर्जा खराब हो गया, अथा जोड़ न सका। अब पानी सिर से निकल गया तो नीति ने दीने से कहा, भाई दीने अब तुम परेशान ना हो, तागा मेरे हवाले कर दो। दीने ने तांगा घोड़ा लेकर नीति ने माझे के हवाले कर दिया, जो आबू का दोस्त था। उसने भी कुछ दिनों बाद विवाह की दरख्वास्त की। नीति ने इनकार कर दिया। उसकी आंखें बदल गई, हमदर्दी वगैरह भी हवा हो गई। नीति ने उससे भी तांगा घोड़ा वापस ले लिया, एक अजनबी कोचवान के हवाले कर दिया। उसने हद कर दी। एक शाम रुपया देने आया तो शराब के नशे में धुत था। ड्योढ़ी पर कदम रखते ही नीति पर हाथ डालने की कोशिश की। नीति ने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई और काम से हटा दिया। 8-10 दिन तांगा तबेले में बेकार पड़ा रहा। घास दाने का खर्चा अलग, तबेले का किराया अलग। नीति अजीब उलझन में गिरफ्तार हो गई। कोई विवाह की दरख्वास्त करता, कोई उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश करता। बाहर निकलती तो लोग बुरी नज़रों से घूरते थे। रात उसका पड़ोसी दीवार फांद कर आ गया और लगा जबरदस्ती करने। ये सोचकर वो पागल हुई जा रही थी, आखिर क्या करे। एक दिन बैठे बैठे उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं तांगा खुद ही चलाऊं। आबू के साथ वो घूमने ही जाती थी, तांगा खुद ही चलाया करती थी, शहर के रास्तों से वाकिफ थी। लेकिन फिर उसने सोचा, लोग क्या कहेंगे। उसके उत्तर में उसके मस्तिष्क में कई दलीलें दी। क्या हर्ज है, क्या औरतें मेहनत मजदूरी नहीं करती? कोयले वालियाँ या ऑफिस में जाने वाली औरतें, घर बैठे काम करने वालियाँ तो हजारों होंगी। नीति को सोच समझ विचार किया, फिर निर्णय कर लिया कि वो तांगा खुद ही चलाएगी। उसने खुद पर पूरा भरोसा था, इसलिए अल्लाह का नाम लेकर वो तबेले में पहुंच गई। तांगा चलाने लगी तो सारे कोचवान हक्के बक्के रह गए। कुछ मजाक समझकर खूब हंसे। जो वृद्ध थे नीति को समझाकर ऐसा ना करो। नीति ना मानी। तांगा ठीक किया, पीतल का सारा सामान अच्छी तरह चमकाया, घोड़े को खूब प्यार किया। आबू से दिल ही दिल में प्यार की बातें करती हुई तबेले से बाहर निकल गई। कोचवान हैरत ज़दा थे, क्योंकि नीति का हाथ रवा था, वो तांगा चलाने की कला में कुशल थी। पूरे शहर में तहलका मच गया कि एक खूबसूरत औरत तांगा चला रही है। हर जगह इसी बात की चर्चा थी। लोग सुनते थे, उस समय का इंतजार करते जब वो सड़क पर से गुजरे। शुरू शुरू में तो सवारियां झिझकती, लेकिन झिझक थोड़े दिन में दूर हो गई। आमदनी बहुत होने लगी। 1 मिनट के लिए भी नीति का तांगा बेकार ना रहता। इधर सवारी उतरती, उधर बैठती। कभी कभी सवारियों में झगड़ा हो जाता, इस बात पर कि पहले किसने बुलाया है। जब काम अधिक हो गया, नीति ने तांगा जोतने का काम मुरक्कर कर लिया। सुबह 7 बजे से 12 बजे तक, दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक। ये सिलसिला बहुत आरामदायक साबित हुआ। चन्नी भी प्रसन्न था, पर नीति महसूस कर रही थी अक्सर लोग उसकी निकटता हासिल करने के लिए उसके तांगे बैठते हैं, बेमतलब बेमकसद उससे इधर उधर टहलाते थे, आपस में गंदे गंदे मजाक भी करते थे, केवल उसको सुनाने के लिए बातें करते थे। उसे ऐसा लगता था खुद को नहीं बेचती, बल्कि स्वयं लोग चुपके चुपके उसे खरीद रहे हैं। उसके सिवा उसको इस बात का भी एहसास हुआ कि शहर के सारे कोचवान उसको बुरा समझते हैं। फिर उसके बावजूद उसे तसल्ली दी। अपनी खुद अतमादी के कारण सुकून महसूस कर रही थी। एक रोज कमेटी वालों ने नीति को बुलाया और उसका लाइसेंस जब्त कर लिया। कारण बताया गया कि औरत तांगा नहीं चला सकती। नीति ने पूछा, जनाब औरत तांगा नहीं चला सकती, आखिर क्यों? बस नहीं चला सकती, उत्तर मिला। तुम्हारा लाइसेंस जब्त है। नीति ने कहा, हुजूर आप घोड़ा तांगा भी जब्त कर लें, मगर ये भी बता दें कि औरत तांगा क्यों नहीं जोत सकती। औरतें चरखी चलाकर पेट भर सकती हैं, औरतें टोकरी ढोकर पेट भर सकती हैं, मैं तांगा क्यों नहीं चला सकती? मुझे और कुछ आता ही नहीं। तांगा घोड़ा मेरे पति का है, मैं उसे क्यों नहीं चला सकती? मैं अपना गुजारा कैसे करूँगी? हुजूर आप दया करें, मेहनत मजदूरी से क्यों रोकते हैं मुझे? मैं क्या करूँगी बताइए ना मुझे। अफसर ने जवाब दिया, जाओ बाजार में जाकर बैठ जाओ, वहाँ बहुत कमाई है। ये सुनकर नीति के अंदर जो नीति थी जलकर खाक हो गई। वो हौले से अच्छा जी कहकर चली गई। औने पौने दामों पर तांगा घोड़ा बेच तथा सीधी आबू की कब्र पर गई। एक पल के लिए खामोश रही। उसकी आंखें बिल्कुल खुश थी, जैसे बारिश के बाद झिलमिलाती धूप ने धरती की सारी नमी सोख ली। उसने भिजे हुए होठों को खोले और कब्र से बोली, आबू तेरी नीति कमेटी के ऑफिस में मर गई। ये कहकर चली गई। दूसरे दिन उसने अर्जी दी, उसे जिस्म बेचने का लाइसेंस मिल गया। शुक्रिया।